कुमार। धन्यवाद मिस शवा। मैं सोशल साइंस क्लब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसने मुझे लोकतंत्र की चुनौतियों पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने संवाद का प्रारंभ करने से पहले एक एग्जाम्पल के साथ करूँगा। जिस प्रकार हम कार के मॉडल को जाने बगैर उसको ठीक करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उसी प्रकार हम किसी देश विशेष को जाने बगैर वहाँ की लोकतांत्रिक समस्याओं को समझ नहीं सकते, क्योंकि हर एक देश की लोकतांत्रिक समस्याएं अलग अलग होती हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 1900 और 1950 ईस्वी में मात्र कुछ एक देश ही लोकतांत्रिक बने थे, जैसे अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोकतांत्रिक देशों की संख्या में भी वृद्धि हुई। अब बहुत सारे ऐसे देश थे जो लोकतांत्रिक हो चुके थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश थे जो कि लोकतांत्रिक नहीं हुए थे। जैसा हम अफ्रीका में देख सकते हैं, मात्र कुछ एक देश ही लोकतांत्रिक थे और बहुत सारे देश गैर लोकतांत्रिक थे। मेरे अनुसार इन्हीं गैर लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र की बुनियादी नींव रखना एक अहम चुनौती है। लोकतंत्र की बुनियादी आधार बनाने की चुनौती में निम्न बातें, जैसे प्रथम, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपदस्थ करना। द्वितीय, सत्ता से सेना के नियंत्रणों को समाप्त करना। तृतीय, एक संप्रभु तथा कारगर सरकार का गठन करना। गैर लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करना, इसको निम्न जैसे कि प्रथम, अगर वह स्वयं से हट जाए। द्वितीय, व्यापक विद्रोह सविनय अवज्ञा द्वारा उसे हटाया जाए। तृतीय, सैन्य विद्रोह हो तथा अध्यारोपण हो। अगर अब हम इसे विस्तार से जानेंगे, स्वयं इस्तीफा देकर अगर बनेगी तो उस समय लोकतंत्र को सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसा ही भूटान में हुआ था। भूटान के राजा नामग्येल वांगचुक ने खुद इस्तीफा देकर अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना की और 2011 में स्वतंत्र चुनाव हुआ और वहाँ पर लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए शेरिंग टोब्गे को वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में चुना, जो अभी भी वहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में बने हुए हैं। दूसरा प्रकार हो सकता है व्यापक आंदोलन हो, जन विद्रोह हो, उसके द्वारा। जैसे हम भारत के संदर्भ में इसका उदाहरण ले सकते हैं। भारत में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि लोगों ने सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे हथकंडे अपनाकर अंग्रेजों को मजबूर किया कि वो भारत को छोड़े और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बनाए। राष्ट्र हो गया और अपने यहाँ लोकतंत्र की स्थापना भी कर लिया, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारी हानियां भी झेलनी पड़ी। जैसे भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया तथा कितने सारे दंगे हुए जिसका दंश भारत आज भी झेल रहा है। दूसरा, हम लीबिया का उदाहरण ले सकते हैं। इसमें कर्नल गद्दाफी, जो कि 44 सालों से वहां पर तानाशाही स्थापित किया हुआ था, उसको व्यापक जन आंदोलन हुआ तथा सैन्य विद्रोह के बाद उसे अंततः गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन अभी भी वहां पर उसकी सफल होने की संभावनाएं कम है, क्योंकि जो सैन्य विद्रोह हुआ है उसी से एक नेता उभर कर आ सकता है और फिर से वहां पर तानाशाही स्थापित कर सकता है। हमें इस बात को भी चेक करते रहना होगा, क्या सत्ता से सेना का नियंत्रण समाप्त हुआ है। हम देख सकते हैं कि इराक, पाकिस्तान, लीबिया, सीरिया आदि देशों में लोकतंत्र अभी भी वहां पर सत्ता पर सेना का नियंत्रण बना हुआ है। हम पाकिस्तान का उदाहरण लें तो इसमें हम पाकिस्तान के उदाहरण में हम देख सकते हैं, अगर भारत का कोई प्रमुख पाकिस्तान के किसी प्रमुख से बात करना चाहे तो उसे समस्या होगी कि वो किसे बात करे। वहाँ पर झूठ-मूठ की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार या फिर ISI, जो कि वहाँ की एक खुफिया एजेंसी है। हम यहाँ पर देख सकते हैं परवेज मुशर्रफ को, जो कि अपने मूंछों पर वहाँ की लोकतांत्रिक संस्थाओं को रखे हुए हैं। यह दर्शाता है कि वहाँ पर अभी भी सत्ता में सेना का नियंत्रण बना हुआ है। हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि भुट्टो को, जो कि वहाँ पर प्रधानमंत्री थे, उनको सेना ने 4 अप्रैल 1979 ईस्वी में उनको फांसी पर लटका दिया। यह क्या दर्शाता है? यह साफ कर देता है कि सत्ता में अभी भी सेना का नियंत्रण वहाँ पर बना हुआ है। अब हम बात करेंगे एक संप्रभु सरकार बनाने की। संप्रभु सरकार से तात्पर्य क्या होगा? The midnight of August 14, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination.
यहाँ पर देखा किस प्रकार भारत में ब्रिटिश झंडे को हटाया गया और उसके जगह पर स्वतंत्र भारत का झंडा तिरंगा को लाया गया। और यह स्वतंत्रता दिवस हम 70 सालों से मनाते आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे, अगर लोकतंत्र का अध्यारोपण हो तब क्या होगा? अगर लोकतंत्र का अध्यारोपण होगा तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को सफल होने की संभावना पर संदिग्ध बना रहता है। हम यहाँ पर इन सभी कार्टूनों से समझ सकते हैं। इसमें दिखाया गया है जॉर्ज बुश जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो मोहम्मद अल जिबरी जो कि सद्दाम हुसैन के सक्सेसर थे, उनको स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि कैक्टस का बना हुआ है उसको वो दे रहे हैं। और अगले कार्टून में हम देखेंगे कि सेना द्वारा डेमोक्रेसी के झंडे को उठाया जा रहा है। इसमें हम एम के साइज पर गौर करेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये एम का साइज हमें मैकडोनाल्ड जो कि अमेरिका की जानी मानी कंपनी है उसको दिखाता है। हम इन दोनों कार्टूनों से समझ सकते हैं कि अमेरिका का उद्देश्य इराक में लोकतंत्र को स्थापित करना नहीं था, बल्कि वहां पर अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित करना था। ये खेल तो पेट्रोल का था, न कि लोकतांत्रिक देश बनाने का। हम इस कार्टून में देख सकते हैं कि सेना द्वारा वहां के नागरिकों को बलपूर्वक वोट डालने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर इस प्रकार लोकतंत्र का अध्यारोपण होगा तो कभी सफल नहीं हो सकता। हम इस कार्टून में देख सकते हैं कि किस प्रकार आंग सान सू की को उनके घर में ही सेना द्वारा नजरबंद कर दिया गया है और 60वां जन्मदिन उनके घर में ही मनाया जा रहा है। बात ऐसा हुआ था कि 1990 में आंग सान सू की जो कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अगुवाई कर रही थी, उसने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन सेना ने उसको स्वीकार नहीं किया और बदले में उन आंग सान सू की को तथा उनके साथियों को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। अगर इस प्रकार लोकतंत्र का अध्यारोपण होगा तो उसकी सफलता संदिग्ध रह जाएगी। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार बुनियादी आधार बनाने की चुनौती एक अहम चुनौती है। धन्यवाद। आपने तो बहुत अच्छे तरीके से अपने बात को हम सबके सामने रखा, तो अब मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने अपने विचार के बारे में कितने अच्छे तरीके से बताया।